करते हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। कंप्लीट चैप्टर आप लोग को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के ऊपर मिलेगा, मतलब दिव्यांग लोगों के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो इस चैप्टर को रिस्पेक्टफुली पढ़ेंगे, मीम्स आपको इसमें नहीं मिलेगी। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 26 27 के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को देखने वाले। सिलेबस क्या है, तो ये कंप्लीट टॉपिक आप लोग के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, तो ईमानदारी से पूरा वीडियो देखना है। उसके बाद पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगा लेना है, 100 मार्क्स गारंटेड है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के पेपर ही रिपीट होकर आते हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने मेरी इस बुक के अंदर आप लोग के लिए ऐड कर दिया हूं। इसके अंदर आप लोग को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर मिलेंगे। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पेपर मिलने वाले, जो मार्केट में किसी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तगड़े कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी के फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस, प्रॉपर कीवर्ड्स, माइंड मैप्स, टॉपर्स की शीट के साथ। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी, अभी जाके ऑर्डर करें। और हाँ, इसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर सैंपल पेपर भी मिलने वाले हैं, और एंटायर चैप्टर आप लोगों को मेरी इसी बुक से डिजाइन करके दिया हूं। तो साल भर अगर मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो वीडियो को ईमानदारी से देखो और क्वेश्चंस लगाओ, 100 मार्क्स कंफर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रो पोर्शन को। इंट्रो पोर्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। आप सभी लोग मुझे एक बात बताओ, दिव्यांग लोगों को आप किस नाम से जानते हो? आप में से कई लोग बोलते होंगे कि वो लोग हैंडीकैप है, कई लोग कहते होंगे कि वो डिसेबल लोग हैं। ये दो ऐसे वर्ड्स है दोस्तों, कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक किस्म से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने का काम करते हैं। सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, हम नहीं चाहते कि यार जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनको हम सोसाइटी से अलग माने, उन्हें भी ऐसा लगे कि हम भी सोसाइटी का हिस्सा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटिव वर्ड है, इसको हम लोगों ने 1980s में चेंज करके एक नया टर्म कॉइन करे जिसका नाम है डिफरेंटली एबल। और इस वर्ड से ऐसे लोगों को हम लोग बुलाने लगे, क्योंकि ये वर्ड कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करता है। तो आप लोग को भी इस चैप्टर के अंदर जब भी हैंडीकैप या फिर दिव्यांग लोगों के बारे में कुछ भी लिखना है, तो आप हैंडीकैप, डिसेबल ये वर्ड मत यूज करना। आप उसकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज करिएगा डिफरेंटली एबल वर्ड। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले? डिफरेंटली एबल पर्सन के बारे में पढ़ने वाले। ये चैप्टर आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लास 11 में भी याद आ रहा होगा कि सेम चैप्टर तो वहां पे भी पढ़े थे, और याद होगा आप लोग को वहां पे हम लोगों ने डिसेबिलिटी के बारे में डिटेल में समझे थे, डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में समझे थे। यहाँ पे आप लोग को डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट फिर भी एक बार रिकैप दे देता हूं। डिसेबिलिटी याद है क्या होता था? डिसेबिलिटी एक ऐसे टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें आप लोग को परमानेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है फंक्शनिंग में। एग्जांपल के तौर पे मेरा हाथ काम करना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो फंक्शनिंग थी, मेरे को पेन उठा के यहां से वहां रखना, ये बंद हो जाएगा। तो डिसेबिलिटी परमानेंट होती है, लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी के फॉर्म में। और अगर मैं बात करता हूं डिसऑर्डर की, तो डिसऑर्डर जो है ये टेम्परेरी होता है। डिसऑर्डर डिसेबिलिटी का ही एक टाइप है, लेकिन उसे अलग से क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि स्पेसिफिकली वो बात करता है ब्रेन रिगार्डिंग जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में। जिनको मेंटल रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, वो सभी के सभी को डिसऑर्डर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जितने भी डिफरेंटली एबल पर्सन है उसके बारे में पढ़ने वाले। हम लोग डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एकदम बेसिक और रफ आइडिया मैंने आप लोग को दे दिया उसके बारे में। हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे कि जितने भी डिफरेंटली एबल पर्सन है उनके लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, कैसे हम लोग उनको स्पोर्ट्स के अंदर लेकर आ सके, कैसे एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सके। इसके ऊपर आप लोग को ये पूरा का पूरा चैप्टर देखने को मिलेगा। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग को देखने को मिलने वाला है वो है एडेप्टिव स्पोर्ट्स। अब ये एडेप्टिव स्पोर्ट्स को पहले हम लोग जानते थे डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के नाम से। डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स या एडेप्टिव स्पोर्ट्स होता क्या है दोस्तों? जैसे नॉर्मल लोगों के लिए जो फिजिकल एजुकेशन है, नॉर्मल लोगों के लिए जो नॉर्मल स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक ओलंपिक के हो या एशिया कप हो रहा है या फीफा कप हो रहा है, सेम ऐसे ही जितने दुनिया भर के डिफरेंटली एबल लोग हैं दोस्तों, उन लोग के लिए जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कराते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं एडेप्टिव स्पोर्ट्स। तो वही चीज आप लोग को लिखी हुई है, they are the type of competition that are specifically designed for those individual जो डिसेबल है या डिफरेंटली एबल पर्सन है। इस टाइप के स्पोर्ट्स के अंदर स्लाइडली डिफरेंसेस आप लोग को देखने को मिलेंगे नॉर्मल पर्सन के स्पोर्ट्स के गेम्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन में डिफरेंसेस रहेंगे, ग्राउंड के साइजेस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है आप लोग को, बहुत सारी चेंजेस आप लोग को देखने को मिल सकते हैं एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन के कंपैरिजन में। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, हैंडीकैप लोगों के लिए भी क्रिकेट होता है, तो उनके लिए पूरे रूल एंड रेगुलेशन एकदम डिफरेंट मिलेंगे एज कंपेयर टू जो नॉर्मल क्रिकेट होता है उसके कंपैरिजन में। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई, एडेप्टिव स्पोर्ट्स समझ में आया। ऐसे टाइप के स्पोर्टिंग इवेंट जो स्पेसिफिकली डिजाइन हो रहा है किसके लिए? डिफरेंट
डिफरेंटली एबल पर्सन लोगों के लिए विद द कंप्लीट चेंज ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। अब हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप के कौन कौन से स्पोर्टिंग इवेंट इन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों, वो है स्पेशल ओलंपिक। जैसे हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ओलंपिक होता है, ऐसे ही जितने भी डिफरेंटली एबल पर्सन है उन लोगों के लिए होता है स्पेशल ओलंपिक। अब डिफरेंटली एबल पर्सन है तो वो भी डिफरेंट टाइप के आप लोग को देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता है किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, किसी को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो। याद है आपने पढ़ी हुई ये सारी चीजें क्लास 11 में। तो अगर मैं आप लोग से कहता हूं कि ये जो स्पेशल ओलंपिक है ये स्पेसिफिकली किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो हमेशा ये चीज याद रखना, स्पेशल ओलंपिक एक ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज होता है दोस्तों। किसके लिए? ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए दोस्तों जो डिसेबल है, ठीक है मान लिए, लेकिन कौन से टाइप के डिसेबल है, कौन से टाइप के डिफरेंटली एबल पर्सन है? इंटेलेक्चुअली डिसेबल पर्सन लोगों के लिए स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। अब इनके फाउंडर का नाम क्या है तो याद रखना आप लोग को, वो है कैनेडी। कब इसको स्टार्ट किया गया था? 1968 में। ये है कैनेडी जी, दिख रही है आपको ये दीदी, ये रही। इसके अलावा याद रखना स्पेशल ओलंपिक का गवर्निंग बॉडी क्या है? वो है स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल, जिसको हम लोग SOI के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों याद रखना ये समर और विंटर फॉर्म में आप लोग को हर 2 साल में देखने को मिलता है, ऑल्टरनेट फॉर्म में। मेन पर्पस क्या है इसका? दुनिया भर के जितने भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग हैं उन लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आना कि यार वो लोग भी आके अपने स्पोर्ट्स के दम पर अपने परफॉर्मेंस को दुनिया को दिखा सके और अपनी खुद की सेल्फ इमेज बना सके और दुनिया को ये बता सके कि हम डिसेबल होने के बाद भी हमारे देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। तो वही चीज आप लोग को दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिशंस होते हैं सेम डिफरेंट टाइप के गेम्स एंड स्पोर्ट्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन में काफी ज्यादा चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस चीज के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन तो जरूर होगा कि भैया ये स्पेशल ओलंपिक क्या मतलब क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है यार, डिसेबल लोग को क्यों परेशान कर रहे हैं हम लोग? ऐसा नहीं है दोस्तों, जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे होगा क्या, उनके अंदर फिजिकल फिटनेस लेवल डेवलप होगा। उनकी जिंदगी जो एकदम ऐसी हो चुकी ना डिप्रेशन भरी, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन उनकी जिंदगी से हट जाएगा। उनकी लाइफ के अंदर जॉय आ जाएगा कि भाई यार मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं भी खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं लाइफ को। साथ ही साथ दोस्तों पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा उनको भी गिफ्ट्स मिलेंगे, उनकी फैमिलीज को भी प्राउड फील होगा, उनको भी प्राउड फील होगा कि यार उनकी खुद की सेल्फ इमेज बन रही है स्पोर्ट्स के दम पे, भले ही वो लोग डिसेबल क्यों ना हो गए। कम्युनिटी में उनका नाम होगा, सोसाइटी में हर कोई उन्हें जानेगा, तो यार उनका भी हक है ना ये सब चीजों का। इसके अलावा दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर आप लोग को वॉशिंगटन DC में मिलेगा। इसका मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी ब्रेव इन दिस अटेम्प्ट। गवर्निंग बॉडी आप लोग को याद रखनी है, एग्जामिनेशन में आने वाली, वैसे अभी हम लोगों ने रिपीट कर चुके हैं इसको। इसके अलावा स्पेशल ओलंपिक का कोई स्पेसिफिक लोगो है क्या? इस तरीके से ये लोगो आप लोग को देखने को मिलता है रेड कलर में। यहाँ पे ये बच्चे दिख रहे हैं जो हर कोई ना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक किस्म से सिंबलाइज इस चीज का कर रहे हैं। तो इसका मतलब भी आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। इस लोगो का ये मतलब है, एग्जाम में आप लोग को लिख कर आना है। इसके अलावा स्पेशल ओलंपिक के अंदर आप लोग को एक फ्लेम देखने को मिलती है, जैसे ओलंपिक के अंदर फ्लेम लेकर आई जाती है सेम वैसी ऐसे यहाँ पे जो ओलंपिक के अंदर फ्लेम है स्पेशल ओलंपिक के अंदर, उसका नाम है फ्लेम ऑफ होप। ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है दोस्तों। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, जैसे ओलंपिक वर्ल्ड लेवल के लिए हो गया, ओलंपिक की बॉडीज हर कंट्री के लिए डिफरेंट होती है, तो क्या स्पेशल ओलंपिक के अंदर भी ऐसा आप लोग को देखने को मिलता है कि कंट्री लेवल पे भी इसके अंदर कुछ चेंजेस है? तो जी हाँ, इंडिया लेवल पे या हमारे कंट्री लेवल पे स्पेशल ओलंपिक भारत ये सारी चीजों को मैनेज करती है कि कौन स्पेशल ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, किस किस को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, किसको हम लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारी चीजों का ख्याल रखने का काम इन लोगों का होता है। इंडिया ने भी बहुत सारे मेडल दोस्तों स्पेशल ओलंपिक के अंदर जीता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके दिमाग में एक चीज तो आ रही होगी कि रूल एंड रेगुलेशन की क्या कहानी है। यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पेशल ओलंपिक के अंदर रूल या कोई गाइडलाइंस आप लोग को देखने को मिलती है क्या? तो एक चीज हमेशा याद रखना, स्पेशल ओलंपिक के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको हम लोग कैटेगराइज कर देंगे उनके कंपटीशन डिविजन्स के अकॉर्डिंग। मतलब हम लोग उनको कैटेगराइज कर देंगे उनकी एबिलिटी, एज और जेंडर के अकॉर्डिंग, सो दैट एक फेयर गेम हो सके। ऐसा कोई आके कोई डिसेबल पर्सन ये ना बोल दे कि यार ये मेरी ज्यादा एज वाले के साथ तुमने खिला दिए, या मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं थी उसके अंदर ज्यादा एबिलिटी थी उसके साथ करा दी। तो इससे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंटली एबल लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, किसी के अंदर कुछ एबिलिटी थोड़ी कम होगी, किसी के अंदर ज्यादा हो सकता है, कोई ज्यादा डिसेबल है, थोड़ा कोई कम है। तो ऐसा अनफेयर ना हो, इस वजह से ये सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है कि किसका कॉम्पिटिशन किसके साथ कराना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमेशा हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि सिमिलर टाइप की
अच्छी एबिलिटीज वाले लोग हो जिससे कि फेयर प्ले हो सके। अब आप बोलोगे भैया कितने टाइप के स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाते हैं, तो याद रखना दुनिया भर के जितने भी स्पोर्ट्स है दोस्तों, चाहे वो स्विमिंग हो, जिम्नास्टिक हो, एथलेटिक्स हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, सब कुछ खेले जाते हैं, बट रूल एंड रेगुलेशन में कंप्लीटली आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलेगा नॉर्मल स्पोर्ट्स इवेंट के कंपेयर में। इसके अलावा कुछ बेसिक फैक्चुअल डेटा आप लोग को बता देता हूं। फर्स्ट टाइम दोस्तों ये शिकागो यूएसए में हुआ था 1968 के अंदर। रिसेंटली दोस्तों बर्लिन में हुआ था 2023 के अंदर। अब ये दोस्तों 2027 के अंदर होने वाला है। अब 2027 में सैंटियागो में होने वाला है दोस्तों समर स्पेशल ओलंपिक के फॉर्म में। इसके अलावा रिसेंटली दोस्तों विंटर वाला ऑस्ट्रिया में हुआ था 2017 में। नेक्स्ट जो है दोस्तों अभी हाल ही में 2025 में हुआ है विंटर स्पेशल ओलंपिक के फॉर्म में। तो ये कुछ बेसिक डेटा है, आप लोग चाहो तो बेसिक डेटा को और भी ज्यादा रिफाइन कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग यार। लेकिन फर्स्ट टाइम कहां हुआ था ये तो मालूम होना चाहिए, रिसेंट वाला पूछता नहीं हो तो बस मैंने आप लोग को समझाने के तौर पे बता दिया। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की दोस्तों, वो है स्पेशल ओलंपिक भारत। अब ये स्पेशल ओलंपिक भारत को किस नाम से जाना जाता है? एसओबी के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे स्पेशल ओलंपिक है, ऐसे इंडिया लेवल पे आप लोग को स्पेशल ओलंपिक भारत देखने को मिलेगा। जो इंडिया लेवल पे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेगा, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, कौन को हम लोग को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, कैसे हम लोग उनको अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि इंडिया के अंदर जो अच्छे प्लेयर्स है, जो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअली डिसेबल पर्सन है, उनको हम लोग मौका दे सके और उन लोगों को हम लोग फिर इंडिया लेवल के तौर पे स्पेशल ओलंपिक में भेज पाए। तो पर्पस क्या है दोस्तों? ईयर राउंड स्पोर्टिंग ट्रेनिंग हम लोग को प्रोवाइड करना है या कॉम्पिटिशंस प्रोवाइड करना है इंटेलेक्चुअली डिसेबल पर्सन के लिए, जिससे कि वो लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सके स्पेशल ओलंपिक के लिए। कौन कौन सी एक्टिविटीज देखने को मिलती है? स्टेट लेवल पे मिलेगी, नेशनल लेवल पे मिलेगी, इंटरनेशनल लेवल पे भेजने का काम यही करेंगे आप लोग के लिए। यूनिफाइड स्पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। मल्टीपल ओलंपिक टाइप के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम इन लोगों का होगा, जितने भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग हैं उन लोगों के लिए। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है दोस्तों बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इंडिया के अंदर। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल का ही बॉडी आप लोग को देखने को मिलती है। इसको रजिस्टर किया गया था अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर। क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं यहाँ पे? तो दोस्तों कोचेस के लिए दिए जाते हैं, टीचर्स के लिए, वॉलंटियर्स के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के अंदर अराउंड 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर आप लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स देखने को मिलेंगे स्पेशली फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों के लिए। तो स्पेशल ओलंपिक क्लियर हो गया, किसके लिए था वो था इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों पैरा ओलंपिक के बारे में। पैरा ओलंपिक ना इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होता है, ये एकदम ओलंपिक लेवल के बराबर का है। जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ओलंपिक है मेगा इवेंट, ऐसे ही दुनिया भर के जितने भी डिसेबल लोग हैं उन लोगों के लिए होता है पैरा ओलंपिक। यहाँ पे सिर्फ इंटेलेक्चुअली डिसेबल नहीं, दुनिया भर के सभी टाइप के डिसेबल लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये इसका आप लोग को एक डिफरेंस देखने को मिलेगा स्पेशल ओलंपिक के कंपैरिजन में। वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअली डिसेबल थे, यहाँ पे दुनिया भर के सभी डिसेबल लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो याद रखना कौन है फादर ऑफ पैरा ओलंपिक? डॉक्टर गटमैन। ये रहे गटमैन साहब, इनके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पैरा ओलंपिक वर्ड पहली बार यूज हुआ था 1988 में। इससे पहले हम उसको जानते थे दोस्तों इंटरनेशनल गेम ऑफ डिसेबल्ड के नाम से। अब अगर मैं बात करता हूं पैरा ओलंपिक गेम के बारे में, तो याद रखना ये इंटरनेशनल लेवल का मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है दोस्तों, जहां पे दुनिया भर के सभी वैरायटी के या सभी रेंज के डिसेबल लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर 4 साल में आप लोग को देखने को मिलता है समर और विंटर फॉर्म में। अब यहां पे अगर कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि पैरा ओलंपिक का मतलब क्या है, तो याद रखना यहाँ पे पैरा वर्ड जो है ना स्पेसिफिकली ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, पैरेलल से। और पैरा ओलंपिक एकदम ओलंपिक की तरह ही आप लोग को साइड बाय साइड चलते हुए देखने को मिलता है। दुनिया के लिए ओलंपिक चल रहा है, तो जितने दुनिया भर के डिसेबल लोग हैं उन लोगों के लिए चल रहे हैं पैरा ओलंपिक। क्या ऑब्जेक्टिव है पैरा ओलंपिक? क्यों करवाया जा रहा है पैरा ओलंपिक? तो दुनिया भर में जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके अंदर हमें एक इंक्लूजन की भावना लेकर आना है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नॉर्मल लोग ही सारे गेम खेल रहे हैं, सारे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हमारे लिए क्या? तो हमारे लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करके दिया गया है पैरा ओलंपिक। उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि लोग उन्हें अलग मानते हैं, उन्हें भी ऐसा लगे कि लोग उनके लिए इक्वालिटी की भावना रखते हैं और हम उन्हें एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मेडल वेडल जीतेंगे भाई, तो यार रिकॉग्नाइज होंगे ना वर्ल्ड लेवल पे, और उन्हें भी प्राउड फील होगा कि डिसेबल होने के बाद भी मैंने इतना अच्छा मेहनत किया कि इंडिया में अपना नाम बना दिया, सिर्फ और सिर्फ किसके दम पे? स्पोर्ट्स के दम पे। तो पैरा ओलंपिक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है दुनिया भर के डिसेबल लोगों को कि अगर तुम्हारे अंदर है वो काबिलियत तो आओ स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करो और अपनी कंट्री का नाम आगे बढ़ाओ और खुद की सेल्फ इमेज को बिल्ड करो और दुनिया को ये दिखा दो कि चाहे मैं डिसेबल क्यों ना हो, उसके बावजूद भी अगर मैं ठान लूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। पैरा ओलंपिक कर क्या रहा है? पैरा ओलंपिक सेलिब्रेट कर रहा है स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और टैलेंट। किन लोगों का? डिसेबल लोगों का।
तो आई होप आप लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई। अब अगर बात करता है कोई कि इसका मोटो क्या है, तो याद रखना स्प्रिट इन मोशन है। 2004 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इससे पहले माइंड बॉडी स्प्रिट के नाम से जाना जाता था। इसको अडॉप्ट किया गया था 1994 के अंदर। गवर्निंग बॉडी का नाम याद रखना इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। इसके अलावा दोस्तों हेडक्वार्टर्स का बोन जर्मनी में देखने को मिलने वाला है। पैरा ओलंपिक का एक लोगो आप लोग को देखने को मिलेगा जहां पे 3 एजिटोज आप लोग को इनसर्कल्ड देखने को मिलने वाले, कुछ इस तरीके से रेड ब्लू ग्रीन के फॉर्म में। अगर आप अच्छे से देखो तो ये इंटरलिंक हो रहे एक दूसरे से। तो ये सिंबलाइज कर रहे हैं किसको, कि दुनिया भर के जितने भी डिसेबल लोग हैं उन सबको एक ग्राउंड दिया गया है कि आओ साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। तो यही चीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती हुई लिखा भी हुआ है, द मूवमेंट इन ब्रिंगिंग द एथलीट टुगेदर फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू कंपीट। आई होप क्लियर हुआ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिख दिया हूं। 1948 में फर्स्ट टाइम डिसेबल लोगों के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करे गए थे, क्योंकि उस टाइम पे आप जानते हो वॉर्स चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर्स वगैरह चल रहे थे। तो जितने भी आर्मी पर्सन थे, किसी को स्पाइनल इंजरी हो चुकी है, किसी का एक लेग चला गया है, तो उनके बीच में मोटिवेशन बना रहे, तो उसके लिए ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था दोस्तों, स्पेशली फॉर स्पाइनल इंजरी के लोगों के लिए। फिर बाद में ये समझ में आया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे डिसेबल लोग हैं, उनके लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पे दुनिया भर के सभी लोग आके एक दूसरे के साथ कंपीट कर पाए और वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स इवेंट डिसेबल लोगों के लिए हो सके। तो याद रखना दोस्तों 1960 में फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम खेला गया था रोम इटली के अंदर। इसके बाद 1976 के अंदर फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक गेम खेला गया था स्वीडन के अंदर। 1969 के अंदर इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी को लेकर आया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में आपको जरूर लिख कर आना है या एटलीस्ट याद होने चाहिए। आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, एक लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे देखो कि पैरा ओलंपिक एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। किसके लिए? एथलीट के लिए। कौन से टाइप के एथलीट के लिए? दुनिया भर के जितने भी टाइप के डिसेबल लोग हैं, मतलब हर एक रेंज ऑफ डिसेबल लोगों के लिए। बट आप कहोगे कौन से रेंज है, कितने रेंज है, मतलब कोई कैटेगरी तो होगी। तो दोस्तों ये रही कैटेगरी। पैरा ओलंपिक के अंदर लगभग 6 डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी ग्रुप्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेंगे सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी टाइप के लोग वो आप लोग को देखने को मिलेंगे जिनके हाथ पैर अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेन या मसल्स को सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे टाइप की कैटेगरी। दूसरे है एम्प्यूटी, जिसके अंदर आप लोग को किसी के लिम्स कट गए, जैसे पैर कट गया किसी का या हाथ कट गया। तीसरा है दोस्तों विजुअल इंपेयरमेंट, जिनको दिखाई नहीं देता है अच्छे तरीके से। तीसरा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिनको लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कतें आती है, वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। कहीं आप अपने आप को नहीं मान रहे इसके अंदर, सच बताना। अगला है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से वर्क करना बंद कर दिया और अब व्हीलचेयर में आ चुके। और लास्ट होता है दोस्तों लेस ऑस्ट्रिस, मतलब जो इन कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाए, बाकी सारे के सारे कैटेगरी के लोग इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। आप कहोगे भैया फिर ये लेस ऑस्ट्रिस का मतलब क्या होता है? लेस ऑस्ट्रिस का मतलब होता है दोस्तों अदर्स। तो दुनिया भर के बाकी जो डिसेबल लोग हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। लाइक किसी को फिजिकल कंडीशन है, किसी के लेग्स छोटे बड़े रह गए, किसी की हाइट छोटी रह गई, इस टाइप के लोग। अब आप कहोगे कि पैरा ओलंपिक के अंदर कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? तो याद रखना पैरा ओलंपिक के अवार्ड भी सेम वही होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। इसके अंदर आप लोग को याद रखना दोस्तों कौन कौन से स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं। तो दुनिया भर के सभी स्पोर्टिंग इवेंट, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट लेकर आ जाओ, बट रूल एंड रेगुलेशन में आप लोग को चेंजेस मिलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड वालों के लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग है, ब्लाइंड लोगों के लिए अलग है, सभी लोगों के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज हुआ था, बता चुका हूं 1960 रोम में आप लोग को देखने को मिला था। रिसेंटली दोस्तों याद रखना हाल ही में इटली 2026 में हुआ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई पैरा ओलंपिक के बारे में। अब बात करते दोस्तों नेक्स्ट एक और स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में, जो है डेफ ओलंपिक। देखो पहले हमने बात करी इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों के लिए स्पेशल ओलंपिक के अंदर, फिर हम लोगों ने बात करी पैरा ओलंपिक के अंदर जिसमें दुनिया भर के सभी डिसेबल लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेफ है, जिनको सुनाई नहीं देता, तो उन लोगों के लिए एक ओलंपिक लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम है डेफ ओलंपिक। तो डेफ ओलंपिक के फादर का नाम आप लोग को पता होना चाहिए, लिखा हुआ है दोस्तों, रट लो उसको अच्छे से, ये रहे वो साहब। डेफ ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन है। ये लगभग आप लोगों को एकदम सिमिलर देखने को मिलेगा ओलंपिक की तरह, लेकिन डेफ लोगों के लिए रूल एंड रेगुलेशन कंप्लीटली डेफ लोगों के लिए यहां पे रहेगा। इसको ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी का नाम क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ। फर्स्ट टाइम 1924 में हुआ था, ये पेरिस में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, इसको पहले हम लोग इंटरनेशनल साइलेंट गेम के नाम से जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दिया जा सके दुनिया भर के उन टैलेंटेड पर्संस के लिए जो एक्चुअल में डेफ है, और वो भी आगे स्पोर्ट्स की फील्ड में अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखा सके और उन्हें भी ऐसा फील हो दुनिया उन्हें इक्वली ट्रीट करती है, उन्हें भी महसूस हो इंक्लूजन का और उनका भी
एम्पावरमेंट हो सके ऐसे लोगों का जो कि हियरिंग डिसेबिलिटी है जिनको। अब इसके कुछ यूनिक फीचर्स आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। देखो रूल एंड रेगुलेशन मैंने कहा ना, डेफ लोगों के लिए तो कंप्लीटली अलग होगा। अब भाई उनको सुनाई नहीं देता, आप क्लैप क्लैप करोगे तो उनको लगेगा ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हो। आप गेट सेट गो की जगह यहाँ पे गन का यूज करें, ढिशक्याओं की भागो, तो उनको सुनाई कैसे देगा कि भागना है आपको। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन कंप्लीटली चेंज है। याद रखना वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 55 डेसिबल का हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। किसी भी तरीके का कोई कॉलर या फिर इम्प्लांट यूज नहीं करना है, कोई भी डिवाइस यूज नहीं करना है इसको खेलते टाइम पे। दोस्तों यहां पे हमेशा याद रखना विसल यूज नहीं होती, विसल की जगह पे हम लोग विजुअल साइंस की बात करें यहाँ पे तो लाइट्स या फिर फ्लैग्स का हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा साइन लैंग्वेज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे क्लैप नहीं करते हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए अपने हाथों को वेव करते हैं, जिससे कि उनको यह समझ में आए कि लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग विजुअल क्लूज का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो दोस्तों वो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। ये मेन गवर्निंग बॉडी है दोस्तों, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मतलब IOC के तहत। आई होप आप लोग को याद रहेगा। इसके अलावा डेफ ओलंपिक की बात करी जाए इंडिया के अंदर, तो याद रखना इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1965 के अंदर डेफ ओलंपिक में। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि क्या इंडियन एथलीट ने कुछ मेडल्स वगैरह जीते, तो याद रखना एथलेटिक्स, बैडमिंटन और रेसलिंग में हम लोगों ने मेडल्स जीते हैं डेफ ओलंपिक के अंदर। और जैसे यार हर एक बॉडी आप लोग को देखने को मिल रही थी इंडिया लेवल के लिए, जैसे स्पेशल ओलंपिक भारत थी इंडिया के लिए, तो सेम ऐसे डेफ ओलंपिक की एक इंडिया लेवल की गवर्निंग बॉडी आप लोग को देखने को मिलती है, जिसका नाम है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डेफ ओलंपिक के लिए सिलेक्शन यही करेंगे, किसको खिलाना है, किसको ट्रेनिंग देना है, कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, कौन खेलने वाला है, सब ये लोग डिसाइड करने वाले हैं। डेफ ओलंपिक का आप लोग को एक लोगो देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से लोगो होता है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू के फॉर्म में। जो कलर्स है दोस्तों ये दुनिया भर के जितने भी फेडरेशंस है उनको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। कौन कौन से फेडरेशन? यूरोप, एशिया पैसिफिक, पैन अमेरिका और अफ्रीका। इन सभी को अगर देख रहे हो तो ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के मतलब टुगेदरनेस की भावना ये शो कर रहे हैं। साथ ही साथ एक गोल के बीच में आप लोग को सर्कल दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये सर्कल डिनोट करता है आंखों को, ठीक है ना। किसको करता है दोस्तों? ये सर्कल डिनोट करता है आंखों को, कि लाइक तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे। जो बहरा इंसान उसको सुनाई नहीं देता है तो वो आंखों से तो सीखेगा हर चीज, इसलिए आई बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेफ लोगों के लिए। इसी से वो लोग सारी चीजें सीखते हैं दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को लिंक कर रहा है, तो ये बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग आप लोग को साइन लैंग्वेज के फॉर्म में एक कनेक्शन देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल कल्चर का, कि दुनिया भर के सभी डेफ लोग आके एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो क्या डेफ ओलंपिक को पहले से ही डेफ ओलंपिक के नाम से जाना जाता था? ऐसा नहीं है दोस्तों। अंटिल 1965 डेफ ओलंपिक को हम लोग इंटरनेशनल गेम फॉर द डेफ के नाम से जानते थे। बाद में फिर इंटरनेशनल साइलेंट गेम के नाम से जाना गया और 2001 में हम लोग डेफ ओलंपिक के नाम से इसे जानने लग गए। तो कुछ फैक्चुअल डेटा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। 1924 के अंदर फर्स्ट डेफ ओलंपिक हुआ था दोस्तों पेरिस फ्रांस के अंदर। 1966 के अंदर फर्स्ट विंटर वाला फॉर्म आप लोग को डेफ ओलंपिक का स्टार्ट होते हुए देखने को मिला था। 2001 के अंदर डेफ ओलंपिक का नाम डेफ ओलंपिक रख दिया गया। उससे पहले आप लोग को बता चुका हूं क्या चेंजेस आए थे। हर 4 साल में ये खेले जाते हैं ओलंपिक की तरह समर और विंटर गेम्स के फॉर्म में। आप कहोगे भैया इससे पहले हम लोगों ने ना मोटो देखे थे, स्पेशल ओलंपिक का भी मोटो था, पैरा ओलंपिक का भी मोटो था, यहाँ पे भी है क्या? हाँ जी, पैर लूडोज इक्वालिटस इसका मोटो है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है याद रखना आपको, इक्वालिटी थ्रू दी स्पोर्ट्स एंड स्टिकिंग टू द आइडिया ऑफ ओलंपिक। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में बेशक आपको पूछा जा सकता है तो आइडिया रहना चाहिए जरूर। जैसे मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले डेफ ओलंपिक के अंदर एलिजिबिलिटी के बारे में बता चुका था। हियरिंग लॉस मिनिमम 55 डेसिबल का आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई डिवाइस आप लोग को यूज नहीं करना है, कोई इंप्लांट आपको नहीं करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे खेलने नहीं दिया जाएगा। मेंबरशिप होनी चाहिए आपकी किसके अंदर? नेशनल डेफ स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर। और आपके पास प्रॉपर मेडिकल प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई आपको सुनाई नहीं देता है, तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग को बनाना पड़ेगा हियरिंग लॉस के लिए। इसके अलावा दुनिया भर के सभी टाइप के स्पोर्टिंग इवेंट यहाँ पे भी होते हैं, चाहे बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जूडो, कराटे सब हो, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन में आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेंगे डेफ लोगों के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइम कब हुआ था तो बता चुका हूं, अभी हाल ही में जापान में हुआ था 2025 में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 3 काफी इंपॉर्टेंट एक कॉम्पिटिटिव इवेंट के बारे में समझे, स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक का पर्पस क्या है? दुनिया भर के जितने भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग हैं उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो लोग आके खेल सके। पैरा ओलंपिक का मोटो ये है कि दुनिया भर के जितने भी डिसेबल टाइप के वैरायटी ऑफ रेंज के लोग हैं, मतलब दुनिया भर के सभी डिसेबल लोग आके खेल सकते हैं। डेफ ओलंपिक के अंदर सिर्फ वही लोग खेल सकते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है। अब ये स्टार्ट कब हुआ था तो शिकागो में हुआ था दोस्तों स्पेशल ओलंपिक 1968 में। पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1960 में रोम में। डेफ ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1924 पेरिस में आप लोग को। अब इनकी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का नाम क्या है? स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल है
दोस्तों, इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नाम क्या है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है। इनकी कमेटी का नाम क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ है दोस्तों। इसके अलावा ये दुनिया भर में मतलब ग्लोबली आप लोग को खेलते हुए देखने को मिलेगा। अगर स्पेशल ओलंपिक की बात करी जाए तो हर 2 साल में आप लोग को समर और विंटर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ये हर 4 साल में होता है, विंटर और समर के फॉर्म में ऑल्टरनेट। इसके अलावा डेफ ओलंपिक भी हर 4 साल में आप लोग को ऑल्टरनेट देखने को मिलता है। मोटो आपको याद रखना है इसका, लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी द ब्रेव इन दिस अटेम्प्ट। ये किसका है? स्पेशल ओलंपिक का है। स्पिरिट इन मोशन पैरा ओलंपिक का है, डेफ ओलंपिक का है, पैरालूडोस इक्वालिटस। तो ये कुछ बेसिक डेटा है, आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कुछ और चीजें नहीं पढ़ा है, उतनी काम की नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार एक बार उसको पॉज करके रीड करना है तो कर लो। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी जो भी चीज हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इसको एक बार जरूर प्लीज पॉज करके आंसर करिए। इसके अलावा और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग को मेरी बुक के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर और हॉट क्वेश्चंस आप लोग को डिजाइन करके लेकर आया मेरी बुक के अंदर। ये इसके प्रॉपर सॉल्यूशन, आप इसको पढ़कर अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो अभी जाएं, इसका प्रॉपर आंसर आप लोग को बुक के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन में, कई लोग इसी टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग का स्पोर्ट्स के अंदर? वैसे ही वीडियो का जो आधा पार्ट है बाद में रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए आप लोग को चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। तो एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों के अंदर ना मेजर डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही निकल के आता है। क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग दोनों वर्ड कहीं ना कहीं ग्रुपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते, मतलब ढेर सारे डिफरेंट टाइप के लोग आए, मैंने उनकी ग्रुपिंग कर दिया। ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर भी हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है कि किसको किसके साथ मैच खिलाना है, जिससे कि एक फेयर प्ले हो सके। अब कोई भी एथलीट आगे ऐसा कह सकता है ना कि अरे यार भाई उसके तो दोनों पैर है और आप व्हीलचेयर वालों के साथ रेस करा रहे हो, तो ऐसे में नाइंसाफी हो जाएगी। तो ऐसी गलतियां ना निकल के आए, इस वजह से हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर स्पेशली जितने भी है एडेप्टिव स्पोर्ट्स है उसके अंदर हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग की 2 मेथड आप लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है डिविजनिंग। क्लासिफिकेशन मेथड जो है याद रखना, ये यूज होती है पैरा ओलंपिक के अंदर, और डिविजनिंग मेथड यूज होती है स्पेशल ओलंपिक के अंदर। आप बोलोगे डेफ ओलंपिक के लिए क्या होता है? डेफ ओलंपिक के लिए अलग से क्लासिफिकेशन हो गया ना, जितने भी लोग जिनको सुनाई नहीं दे रहा वो लोग उसके अंदर है। तो याद रखना आप लोग को ये मेन 2 चीजें, यही आपके एग्जाम में काम आने वाली है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है डिविजनिंग। याद है पैरा ओलंपिक के अंदर वो लोग खेलते हैं जो दुनिया भर के जितने भी टाइप के डिसेबल लोग हैं, सब आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन है। अब आप कहोगे कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है पैरा ओलंपिक के अंदर? तो दोस्तों याद रखना ये बेस्ड होता है ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बेसिस पे। लेकिन अगर मैं बात करूं डिविजनिंग की, ये किस बेसिस पे स्पेशल ओलंपिक के अंदर होता है? तो ये होता है बेस्ड ऑन देयर स्किल्स या एबिलिटी के बेसिस पे डिविजनिंग आप लोग स्पेशल ओलंपिक के अंदर करते हो। याद रखना ये डिसेबिलिटी के बेसिस पे होता है और ये एबिलिटी या स्किल के बेसिस पे किया जाता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं दोनों को। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले क्लासिफिकेशन मेथड क्या होती है पैरा ओलंपिक के अंदर। कंफ्यूजन काफी सारे लोगों को हो सकता है, मैं वापस से क्लियर कर रहा हूं। दुनिया भर के सभी डिफरेंट टाइप के डिसेबल लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं पैरा ओलंपिक के अंदर। अब किसको किसके साथ मैच कराना है जिससे कि फेयर प्ले हो सके, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को यहाँ पे करते हैं। अब क्या पर्पस है क्लासिफिकेशन की प्रोसेस का? प्लेयर्स के बीच में इक्वालिटी हो सके, फेयर प्ले रहे और सिमिलर टाइप की डिसेबिलिटी वाले लोग सिमिलर टाइप की डिसेबिलिटी वालों के साथ ही मैच खेले। तो यही चीजें आप लोग को देखने को मिलती है दोस्तों पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर। अभी जो क्लासिफिकेशन है कौन कर रहा है? याद रखना ये कर रहा है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। इनका काम है कि सारी चीजें फेयरली और इक्वली प्रॉपर वे में कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बन पाए। अब आप कहोगे कि क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कौन कर रहा है? तो याद रखना इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का ही काम होता है। पर्पस मैंने आप लोग को अभी समझा दिया इससे पहले। अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिर इनके ऑब्जेक्टिव क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों वो है एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन। पहले ये चेक करना है कि क्या वो पर्सन सच में डिसेबल है कि नहीं है। अब इसके अलावा ये भी देखना है कि क्या उसको परमानेंट डिसेबिलिटी है, और जो डिसेबिलिटी उसको है क्या वो उसके स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता भी है कि नहीं। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी पैरा ओलंपिक के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों सेकंड, वो है स्पोर्ट्स क्लास असेसमेंट। इसके अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है, जो भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर उस पर्सन की डिसेबिलिटी को चेक किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो आप लोग का सेकंड पॉइंट आता है वो है स्पोर्ट्स क्लास असेसमेंट। बेसिकली हम लोग डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस और उनका इफेक्ट किस तरीके से स्पोर्ट्स में देखने को मिल रहा है। उसके बेसिस पे उनको एक ग्रुप या फिर क्लास दे दिया जाता है। जैसे स्विमिंग के लिए एक अलग क्लास होगा, ऐसे एथलेटिक्स के लिए एक डिफरेंट क्लास होगा। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि आखिर कौन सी स्टेप्स होती है, कैसे
कैसे इस क्लासिफिकेशन प्रोसेस को किया जाता है इसके बारे में एक बार ध्यान दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, मेडिकल इवैल्यूएशन करना है। पहले चेक करना पड़ेगा क्या वो पर्सन सच में डिसेबल है कि नहीं, कहीं उल्लू तो नहीं बना रहा है। अब ये सारी चीजें कौन करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे। इसके बाद होता है दोस्तों फंक्शनल इवैल्यूएशन, जो कि दो पार्ट में आप लोग को देखने को मिलता है। यहाँ बेसिकली देखा जाता है कि प्रैक्टिकली वो स्पोर्ट्स पर्सन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ रही है। तो ये दो चीज में देखा जाएगा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम पे, दूसरा देखा जाएगा ड्यूरिंग कंपटीशन टाइम पे, और दोस्तों थर्ड होता है आप लोग का स्पोर्ट्स स्पेसिफिक असेसमेंट। दैट मींस यहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन दैट स्पोर्ट्स। अब ये सारी स्टेप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग लगते होंगे। जी हां बिल्कुल, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के आप लोग को ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे क्लासिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर। लाइक इंडिविजुअल क्लासिफर हो गया, मेडिकल क्लासिफर, टेक्निकल क्लासिफर दोस्तों, चीफ क्लासिफर, हेड ऑफ द क्लासिफिकेशन का कंप्लीट पैनल कमिटी आप लोग को देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक बार समझ लेते हैं कि जो पैरा ओलंपिक है इसके अंदर कौन से इंपेयरमेंट के टाइप को लिया जाता है, मतलब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम वाले लोगों को ही पैरा ओलंपिक के अंदर लिया जाता है। तो बेसिकली 10 टाइप्स है जो आईपीसी के थ्रू यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए। ये कौन कौन से एक एक करके याद कर लो क्योंकि एग्जाम में आता है। सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेंगे ऐसे लोग जिनके अंदर मसल पावर का लॉस देखने को मिलता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी टाइप के लोग हो गए। दूसरा हो सकता है दोस्तों ऐसे लोग जिनको रेंज ऑफ मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ये इसके अंदर आ जाएंगे। फिर होता है लिम्स की डेफिशिएंसी, जैसे जिनके हाथ पैर कट गए हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। फोर्थ आएंगे वो लोग जिनके लेग्स छोटे बड़े आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों शॉर्ट स्टैचर, मतलब वो जो बौने लोग रहते हैं ना दोस्तों, वो इस कैटेगरी के अंदर आप लोग को आते हुए देखने को मिलेंगे। अगला है दोस्तों वो है हाइपरटोनिया, जहां पे मसल्स ना टाइट हो जाती है, मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पाते। ऐसे लोग सेरेब्रल पल्सी के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं दोस्तों वो लोग जो कि एटेक्सिया के अंदर आते हैं, ऐसे लोग जिनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पा रहा है, बॉडी का बैलेंस सही नहीं कर पा रहे और कोऑर्डिनेशन बॉडी का पूरी तरीके से खराब देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों एथेटोसिस, ऐसे टाइप के लोग जहां पे ना बॉडी के मूवमेंट को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे आप देख पा रहे हैं हाथ सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं बट देखो इनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है। फिर आते हैं दोस्तों विजुअल इंपेयरमेंट, जो इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट के लोग भी इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जांपल हो गए, जैसे बौने लोग हो गए आप देख पा रहे हो, ये हाइपरटोनिया का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, ये आप लोग को एटेक्सिया का एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, और ये रहा एथेटोसिस का एग्जांपल। तो पैरा ओलंपिक के अंदर किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है वो आप लोग को क्लियर हो गया। याद रखना अल्टीमेटली पैरा ओलंपिक के अंदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसेबिलिटी ही होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दोस्तों स्पेशल ओलंपिक के बारे में, तो यहाँ पे होता है डिविजनिंग का प्रोसेस। डिविजनिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रुपिंग का ही, जिससे फेयर प्ले हो सके स्पेशल ओलंपिक के अंदर। लेकिन याद रखना पैरा ओलंपिक की तरह यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसेबिलिटी नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी के बेसिस पे ही डिविजनिंग होती है। अब बात करते हैं कि डिविजनिंग किस बेसिस पे होने वाली, तो मेन 3 चीज पे होंगी। सबसे पहले जेंडर, दूसरा है एज, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। ये 3 चीज याद रखना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, इसको एग्जामिनेशन में आपको लिख कर आना है। अब आप कहोगे कि यार क्या पर्पस है, क्यों डिविजनिंग करवाया जा रहा है? इसलिए कराया जा रहा है कि फेयर प्ले हो सके, कोई एथलीट ये ना कह सके कि यार उसे पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिल पाया। हर एक एथलीट आके पार्टिसिपेट करे, और ऐसे टाइप के एथलीट के साथ ही उनका कंपटीशन आप लोग को देखने को मिलेगा जिनके अंदर सिमिलर एबिलिटीज है। सिंपल वे में कहूं तो सिमिलर स्किल वाले लोग हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाता है कि हर एथलीट के अंदर जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको दिखाने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, मतलब रिकॉग्नाइजेशन का मौका मिल रहा है डिविजनिंग कॉन्सेप्ट के दम पे, जो कि आप लोग को स्पेशल ओलंपिक के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो भी चीजें हम लोगों ने अभी पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोग के सामने लेकर आया हूं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग को मेरे बुक के अंदर मिल जाएंगे। प्लीज जल्दी से जाओ, ऑर्डर करो और बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। अब चलिए समझते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो रहने वाला है आप लोग का इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जामिनेशन में आता है। इंक्लूजन होता क्या है? इंक्लूजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पे सब लोग, मतलब चाहे एक डिसेबल पर्सन हो या नॉर्मल पर्सन हो, सभी को एक साथ स्पोर्ट्स में मौका मिल रहा हो, पढ़ाई में मौका मिल रहा हो, या फिर किसी भी आर्ट वर्क में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा हो। अब अल्टीमेटली इंक्लूजन पढ़ा कहां जाने वाला है? ये पढ़ने वाले हैं हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर। तो हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे सभी लोग, चाहे वो डिसेबल हो या नॉर्मल हो, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए स्पोर्ट्स के अंदर, जिससे कि जितने भी डिसेबल लोग हैं वो ये कभी ना समझे कि यार हम दुनिया से अलग है या लोग हमें अलग मानते हैं। अगर हम इंक्लूजन लेकर आएंगे दोस्तों दुनिया के अंदर, तो इससे ना भेदभाव की जो भावना है, डिस्क्रिमिनेशन की भावना है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? ऐसे टाइप की एजुकेशन जहां पे चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो या CWSN के लोग, सब लोग मिलकर एक साथ एजुकेट हो पा रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड में हो या फिर पढ़ाई की फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में हो। अब आप कहोगे भैया इंक्लूजन की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैंने वैसे आपको पहले भी समझा दिया हूं कि जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको ऐसा ना लगे कि दुनिया उनको एकदम अलग मान रही है। आप सभी लोग जानते हो हर सिटी के अंदर प्रॉपर तरीके के ऐसे स्कूल्स आप लोग को नहीं मिलेंगे जो सिर्फ और
और सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए। और ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स क्लब भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए। तो ऐसे टाइम पे वो डिसेबल लोग कहां जाएंगे पढ़ने के लिए, कहां जाएंगे खेलने कूदने के लिए? तब हम लोगों ने एक इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि चाहे डिसेबल बच्चा हो वो भी आके नॉर्मल बच्चों के साथ खेल कूद सकता है, एजुकेशन ले सकता है और हर वो चीज कर सकता है जो नॉर्मल स्टूडेंट कर रहा है, जिससे कि उसे भी ये लगेगा कि वो भी इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। आई होप क्लियर हुआ। तो जैसे मैंने अभी आप लोग को समझाया वही ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं कि हर एक के लिए हम लोग एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि यार चाहे वो दिव्यांग हो या फिर नॉर्मल पर्सन हो, हर एक के लिए हम लोग यहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करने वाले हैं, जिससे कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए कि वो अपनी मेंटल, सोशल, फिजिकल डेवलपमेंट कर सके स्पोर्ट्स के दम पे, बिना ये देखे हुए कि यार क्या वो दिव्यांग है, वो नॉर्मल पर्सन है। आप कहोगे क्या जरूरत पड़ी यार इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन की? तो अभी मैंने आप लोग को इतनी बातें समझाया, मेरे को ऐसा लगता है कि सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि जितने भी यार आप लोग को डिसेबल लोग देखने को मिलते हैं उनको भी उनकी मोटर स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका मिल पाएगा अगर इंक्लूसिव एजुकेशन मिलेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के दम पे जो भी डिसेबल पर्सन है वो भी आके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो उससे होगा क्या? अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो यार उसके दम पे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा कि यार भले ही मैं डिसेबल हो गया उसके बावजूद भी मैं बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहा हूं। जितने भी यार स्कूल्स के अंदर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उन लोग को अर्ली टाइम से पता चल जाएगा कि कैसे डिसेबल बच्चों के साथ, कैसे डिसेबल लोगों के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। और ऐसे टाइप की डाइवर्सिफाइंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि यार वो अपने स्किल्स और परफॉर्मेंस लेवल को इंप्रूव कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ इंक्लूजन एजुकेशन के दम पे। अदरवाइज आप सभी लोग जानते हो अगर कोई डिसेबल बच्चा है उसके दिमाग में आ गया कि यार मैं नॉर्मल स्कूल में जाऊंगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोग मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। उससे ऐसा लगेगा कि लाइफ में उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। हमें ये सारी चीजों के बैरियर को दूर करना है, इसी वजह से हम लोगों ने इंक्लूजन एजुकेशन को लेकर आए। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आप खुद से भी अपने अकॉर्डिंग 2 पॉइंट बना सकते हो। वीडियो को अभी पॉज करो और मुझे बताओ कि क्यों जरूरत पड़ रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की। हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेट करने का मौका मिल सके, चाहे वो नॉर्मल स्टडी के फॉर्म में हो या फिर स्पोर्ट्स के फॉर्म में हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसको इंप्लीमेंट करना कोई मामूली नहीं होगा। बिल्कुल सही, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे टाइप की टीचिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी या प्रॉपर तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट जो नॉर्मल पढ़ रहे हैं वो भी घुल मिल पाए और प्रॉपर तरीके से उन बच्चों का ख्याल रख सके। अब चलिए बात करते हैं कि यार कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। सबसे पहले हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि जो नॉर्मल बच्चे वो एजुकेट हो पाए डिसेबल बच्चों के साथ। दूसरी चीज, हर एक बंदे को, चाहे वो टीचर्स हो, नॉर्मल बच्चे हो, सबको यहाँ पे एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिससे कि यार इंक्लूसिव एजुकेशन हो पाए। हर एक स्टूडेंट को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा, स्पेशली उन डिसेबल बच्चों को भी कि यार अगर हम स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं तो तुम भी पार्टिसिपेट करोगे हमारे साथ और खेलोगे, भले ही हम उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हमें प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना है उन डिसेबल बच्चों के लिए जिससे कि यार उनको किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टीज ना आए। और हमें हमेशा उन बच्चों के लिए खड़े रहना है कि यार भले ही कोई भी प्रॉब्लम हो हम आप लोग के साथ हैं। हमें सभी बच्चों को, चाहे वो डिसेबल हो, नॉर्मल हो, उनको इक्वली वैल्यूड करना पड़ेगा, चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, उन सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना जरूरी है इस दौरान। और स्कूल को भी ये चीज ख्याल रखनी पड़ेगी कि चाहे आपके स्कूल के अंदर मैक्सिमम नॉर्मल बच्चे क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन अगर डिसेबल बच्चे हैं तो उनको भी हर वो चीज, हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके जिससे कि वो भी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। टीचर्स को भी इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या फिर डिसेबल बच्चा हो, उनको हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है और हर एक चीज को सीखना जरूरी है। और स्कूल को हमेशा एक चीज को मॉनिटर करते रहना है कि जो पार्टिसिपेशन है वो हर एक लोग का हो रहा है और उसके थ्रू क्या क्या अचीवमेंट्स निकल के आ रहे हैं हर एक स्टूडेंट्स के अंदर। अगर ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली तभी यार एक इंक्लूसिव एजुकेशन हो सकता है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट और एक मैं कह सकता हूं सीबीएसई की तरफ से फेवरेट टॉपिक है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोग को यार हाल ही में भी आए हुए बुक के अंदर मैंने ऐड करके दे चुका हूं दोस्तों। अब बात करते दो छोटे टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग को निकल के आता है कि क्या स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप लोग फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल कर पाओ CWSN के लोगों के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेडिकल चेकअप करना है, उनका चेक करना है उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को उनका एक पूरा का पूरा प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि वो लोग फिजिकल एक्टिविटीज आराम से कर सके और एंजॉय कर पाए। इसके अलावा आप लोग को प्रॉपर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो किसी भी टाइप के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही हो या कोई टूल्स या डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है, अगर उसको लेकर आने की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल लेकर आओ। जैसे बड़ी बड़ी बॉल, बेटर ग्रिप्स के लिए स्ट्रिंग्स वगैरह यूज होती है दोस्तों। अगर कोई विजुअली इंपेयरमेंट है तो बॉल को विद बेल के साथ आप
लेकर आओ, ये सारी चीजों की अगर जरूरत पड़ रही है, इन सबको लेकर आने का काम स्कूल का है। स्कूल को एक प्रॉपर इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए, किनके लिए? CWSN के लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे जितने भी डिसेबल लोग हैं वो एक्सेप्ट कर पाए कि यार हम लोग यहाँ पे आके खेलेंगे कूदेंगे तो हमें कोई आके यहाँ पे बुरा भला नहीं बोलेगा, हमें हर कोई इंकरेज करेगा। तो ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमें बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें एनवायरनमेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखना पड़ेगा कि यहाँ पे नेचुरल लाइट पूरी तरीके से आए, लाउड म्यूजिक कम आप लोग को देखने को मिले, और स्पेशल प्लेइंग एरियाज हम लोग डिजाइन कर सके CWSN के लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों ऐसी टाइप की एक्टिविटीज हम लोग को करानी है जिसपे कि यार उन लोगों का इंटरेस्ट हो, वो लोग खेलने कूदने में एंजॉय कर पाए। साथ में दोस्तों अगर रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस करने की जरूरत पड़ रही है CWSN के लोगों के लिए तो बिल्कुल करो। जैसे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स की जरूरत पड़ रही है, अगर लॉन्गर रेस्ट ब्रेक्स लेना है तो वो जरूरत पड़ रही है तो वो भी आप लोग को करना पड़ सकता है। अगर कई बार क्या होता है जो नॉर्मल इंसान है जो एक्टिविटी कर रहा डिसेबल उतना नहीं कर सकता, तो हो सकता है अगर आप लोग को वहां पे ड्यूरेशन या इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल करो। यहाँ पे हमेशा हमको ये ध्यान देना है कि हमें आप परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है उन लोगों के लिए, हमें यह ध्यान देना है कि वो लोग क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। तो हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए पार्टिसिपेशन डिसेबल लोगों का। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से खेलेंगे तो आगे जाके परफेक्ट तो हो ही जाएंगे। और साथ में दोस्तों अगर हमारे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कोई इससे पहले ऐसा पर्सन आया था जिसको हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी के दम पे कुछ चीजें अचीव करवा दी, तो उसके प्लान को लेकर आप जो अभी आए हैं उनको आप लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर सकते हो। तो अगर वो रियलिस्टिक गोल आपने अचीव करके दिखा दिए उनके लिए, तो बिल्कुल पुराने वाले प्लान को यूज करके आप जो अभी के लोग आए उनको आप ठीक करने की कोशिश करें। साथ में वही दोस्तों स्पेशल इक्विपमेंट वगैरह की अगर जरूरत पड़ रही है, चाहे किसी भी टाइप के हो वो लोग, चाहे वो किसी भी टाइप के, तो उनकी अगर जरूरत पड़ रही है तो सब आप लोग को लेकर आना पड़ेगा। किसके बेसिस पे? नीड ऑफ दी डिसेबिलिटी के बेसिस पे। तो मेरे ख्याल से यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एग्जामिनेशन में 5 पॉइंट भी लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर CWSN वाले लोग आते हैं तो उनको क्या एडवांटेज मिलने वाले। बहुत बेसिक है, आप खुद से भी लिख सकते हो। सबसे पहली चीज, स्ट्रेस और डिप्रेशन उनकी जिंदगी से पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, उनका माइंड एकदम पॉजिटिव स्टेट में रहा करेगा। इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन होगा, लोगों के साथ मिलेंगे घुलेंगे, नई दोस्ती बनेगी, नई फ्रेंडशिप बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी, और लोगों के साथ उनका घुलना मिलना होगा तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। थर्ड है दोस्तों कॉग्निटिव बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं, थिंकिंग, लर्निंग और साथ ही साथ मेमोरी स्किल्स यहाँ पे डेवलप होती है, ब्रेन की फंक्शनिंग और ज्यादा बेटर होगी, जिससे कि यार वो लोग अपने अंदर के जो हिडन एबिलिटीज है उनको भी डिस्कवर कर सकते हैं। सीधी बात है यार, डिसेबल बच्चा यार घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा है, परेशान हो रहा है, लाइफ को ऐसा सोच रहा है कि यार उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स के फील्ड में आएगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो यार वो एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को, उसकी जिंदगी में यार खुशहालियां रहेगी, लोग उसको मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि यार मजा आ रहा है जिंदगी में, ये सारी चीजें वो लोग यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। साथ में दोस्तों फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ तो बेसिकली डेवलप होगी, चाहे वो मसल्स की स्ट्रेंथ हो, कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जितने भी डिसेबल लोग हैं वो फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते, इस वजह से उनको हो जाती है लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसकी वजह से मोटर स्किल्स डेवलप होगी, बैलेंस बॉडी का सही बना पाएंगे और बॉडी पूरी तरीके से अवेयर रहेगी कि उसको अपने आप को फिट रखना है। और अगर वो फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे तो जितने भी टाइप की यार हेल्थ इश्यूज है, चाहे वो ओबेसिटी हो, बीपी का प्रॉब्लम हो या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ये सब से वो दूर रहेंगे। और मैं एक सिंपल वे में कहूं तो ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे बेटर आप लोग को देखने को मिलने वाली है। हेल्दी एपेटाइट रहेगा उनका, स्लीप क्वालिटी अच्छी रहेगी और हमेशा मूड उनका एलिवेट रहा करेगा। तो जो भी चीजें मैंने आप लोग को समझाया दोस्तों, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट वाले आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आओ। प्लीज इसको पॉज करके आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। इसका आंसर आप लोग को पेज नंबर 79 में मिल जाएगा बुक के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन करे टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये रहे, पेज नंबर के साथ इंक्लूड कर दिया बुक के अंदर। तो दोस्तों अभी जाओ और आपको करना क्या है, पूरा वीडियो देखने के बाद पेज नंबर 89 ओपन करना है। पूरे चैप्टर के ऊपर जितने भी तरीके के बोर्ड्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, चाहे एमसीक्यू, असर्शन यूजिंग केस स्टडी, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस, इसके ऊपर एक प्रॉपर एग्जाम पैटर्न का आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 को आप लोग को सॉल्व करना है। इसका प्रॉपर आंसर भी बुक के अंदर पेज में आखिरी में मिल जाएगा। जाइए देखिए और प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करिए। और जिसने अभी तक बुक नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे प्रीमियम नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट या एप्लीकेशन से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फिजिक्स अगर आप मेरे साथ क्लास 12 का पढ़ने चाहते हो तो दोस्तों मेरा एक डेडिकेटेड चैनल है जकी सौदागर फिजिक्स, इसको सब्सक्राइब कर लो। उसके अंदर प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए आ गया है बहुत जल्द। बाकी मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।